हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एसएससी सीजीएल जो ईयर 2 2023 में रीजनिंग के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारी स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखना इसको। स्टेटमेंट दिया हुआ है हमारा, फ्यूल प्राइस इन इंडिया आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, इन्फ्लेटिंग वाला इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड देयर इज़ नो अपर लिमिट इन इट्स प्राइस इंक्रीज। मतलब जो महंगाई है, मतलब एक तरह से कहें महंगाई नहीं, प्राइसेस हैं, जो प्राइस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और उसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है, मतलब बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे दो हमें इंटरफ्रेंस दिए हुए हैं, एक तरह से निष्कर्ष कि उसके बेस पे बताना है सही नहीं। पहला क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है यहाँ पर कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट कट डाउन देयर रेस्पेक्टिव टैक्सेस ऑन फ्यूल। यानी कि जो इसने बोला था कि फ्यूल प्राइस बढ़ रहे हैं और उसकी कोई ऊपरी सीमा भी नहीं है, तो क्या इसका निष्कर्ष निकलता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट कट डाउन देयर रेस्पेक्टिव टैक्स, कि सरकार ने टैक्स को कम नहीं किया। टैक्स की तो बात उसमें हो ही नहीं रही, तो पहला तो गलत हो गया। आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर देना है। दूसरा बोला इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई, जो मार्केट में महंगाई है वो इन्फ्लुएंस कर रही है, प्रभावित कर रही है राइजिंग फ्यूल प्राइस की। जो फ्यूल प्राइस बढ़ रहे हैं वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई बढ़ रही है। मार्केट की तो उसमें कोई बात ही नहीं है, तो ये भी गलत है। तो इसलिए दोनों ही गलत हैं, नाइदर वन नॉर टू इज़ ट्रू। यहाँ पे हमारे पास एक संख्या 7148356 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। देखिए हमने यहाँ पे बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया इनको। तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? ये तो संख्या दी हुई थी, यहाँ पे हमने इनको बाएं से दाएं रख दिया, तो कितने की स्थिति अनचेंज हुई है? केवल 4 जो है वो अपने स्थान पर ही रहा है, तो केवल 1। यदि प्लस को माइनस से और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो इसकी वैल्यू बतानी है कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ये तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ये वाला साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया। तो सबसे पहले 217 को 7 से भाग दिया तो कितना आ गया? 31 आ गया। 113 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 452। यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, तो कैलकुलेट कर लेंगे क्या आ गया? 479। ये तो आसान होता है। यहाँ पे देखिए नीचे कथन दिए गए, ये इतना सब बड़ा पढ़ने की जरूरत है नहीं, सीधी सी बात ओनली इतनी है कि यहाँ पे एक सेकंड केवल आप ये पढ़िए। देखिए ये कथन है यहाँ पे, भारत में बड़े शहरों में देश के ग्रामीण हिस्सों से प्रवासी आबादी को आकर्षित किया है। ठीक है, मतलब जो बड़े शहर है, गांव के लोग शहरों में आए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 6 सबसे बड़े महानगर जो हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद में लगभग 48% निवासी प्रवासी थे। अब इसके कारण क्या ये हैं? शहरों में बेहतर भविष्य और आर्थिक संभावनाओं की उपलब्धताओं के कारण प्रवास होता है। कि शहरों में जो लोग आ रहे हैं गाँव से किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि शहरों में जो आर्थिक संभावनाएं हैं, रोजगार के अवसर हैं, पैसा कमाने के, वो ज़्यादा हैं। अब दूसरा बोल रहा है प्रवास इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति यात्रा करना और नए शहरों को देखना पसंद करते हैं। यात्रा करना और नए शहरों को देखना पसंद करते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बहुत। आप सोचेंगे कि इसकी बात नहीं हो रही है उसमें, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना वो देख रहे क्या बोल रहा है? संभावित कारण बोल रहा है, तो संभावित तो हैं ही दोनों। ये अगर एग्जैक्ट आंसर पूछता तो एग्जैक्ट तो इसे भी ये हो जाता डी, लेकिन यहाँ पे डी नहीं होगा,
संभावित कारण है, संभावना तो है ही कि अगर हमारा शहर से लोग, गांव से लोग शहरों में जा रहे हैं तो उसका एक संभावित कारण तो ये है ही कि शहरों में जो रोज़गार के अवसर हैं वो ज़्यादा होते हैं और लोगों को यात्रा करना ही पसंद होता है। तो दोनों ही संभावित कारण हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो संभावित कारण लिखे हुए हैं, कारण नहीं लिखा है यहाँ पे, तो ये ध्यान से करना है। उच्च समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के बीच मतलब संबंध की बात होती है कि जो इसमें संबंध है, जो इसमें संबंध। ये तो कितना आसान सवाल है, ये तो सीधे मल्टीप्लाई किया हुआ है। 5 × 5 25, 2 × 5 10, तो किसी में आ रहा है 3 3 9। ये तो बच्चों वाला सवाल है। कुछ कलम किताबें हैं, सभी किताबें कारें हैं, कुछ कारें चम्मच हैं। कथन दिए हुए हैं और निष्कर्ष। तो इसको तो वेन डायग्राम से हम सबसे आसानी से सोल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कुछ कलम किताबें हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ कलम है, मतलब मैं पी लिख देता हूँ। कुछ कलम क्या हैं, किताबें हैं, तो इसमें और बुक्स में कॉमन एरिया आएगा। सभी किताबें कारें हैं, जितनी भी जो बुक्स हैं, बुक्स सारी क्या हैं, कारें हैं, यानी कि बुक्स किसके अंदर आएंगी, कार्स के अंदर आएंगी। कुछ कारें चम्मच हैं, कुछ कार क्या हैं, वो स्पून्स हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि कुछ कारें चम्मच हैं तो स्पून यहीं पे क्यों लिया, स्पून को हम यहाँ पे भी तो ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते थे। देखिए इसमें क्या होता है ना, जब ये वाले क्वेश्चन हम करते हैं तो हमेशा मिनिमम ओवरलैपिंग का फॉर्मूला चलता है। मिनिमम ओवरलैप करना है, मतलब चीज़ों को जितना दिया है, केवल सी और इसको कॉमन दिया है तो केवल सी और इसमें कॉमन लेंगे। अपनी ओर से दिमाग नहीं लगाएंगे कि बी नहीं दिया तो ये वैल्यू यहाँ पे भी तो बन सकती थी। ठीक है ना, मिनिमम ओवरलैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब बोलिए निष्कर्ष। कुछ चम्मच कलम है, यानी कि स्पून में और पेन में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ किताबें कलम हैं, बुक्स में और पेन में ये तो कॉमन है ही, किताबें तो कलम है ही, बुक्स और पेन ये एरिया तो कॉमन है, तो केवल दूसरा निष्कर्ष यहाँ पर निकल जाएगा। यहाँ पे 4 आकृति दी हुई है हमारे पास, 5वीं बतानी है क्या आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे इसको। अच्छा, इसमें एक बात बताइए, देखिए कॉम्बिनेशन जो एरो है इसमें इधर गया, इसमें नीचे की ओर, फिर इसमें सीधे ऊपर की ओर, इसमें इधर की ओर, तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या बन रहा है कि पहले ऐसे था फिर नीचे की ओर आया, पहले 90 डिग्री गया और फिर सीधे ऊपर 180, फिर 90 गया तो सीधे से क्या हो जाएगा 180, यानी कि इधर की ओर आएगा एरो, इतना तो कन्फर्म है। इधर की ओर तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये ऑप्शन तो कट गया क्योंकि इसमें तो एरो इधर की ओर है, तो एरो से तो हम इतना बता पाए। अब देखिए इसमें कुछ कॉम्बिनेशन होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, यहाँ पे कोई रूल फॉलो होगा, 1 यहाँ पे फिर 2, यहाँ पे फिर 1, यहाँ पे फिर 2। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, ऐसे रूल कंटिन्यू फॉलो नहीं होता, इसमें एक रूल फॉलो होगा, इसमें दूसरा, फिर इसमें ये वाला, मतलब जो इन दोनों में होगा वो अब इन दोनों में होगा। तो इन दिनों में देखिए क्या है, RPT, RP, यानी कि ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे S यहाँ पे आएगा और स्क्वायर यहाँ पे आएगा, बीच में मतलब S और स्क्वायर आ जाएंगे, S और स्क्वायर इसमें नहीं है, बीच में इसमें नहीं है, इसी ऑप्शन में थे S और स्क्वायर बीच में, तो यही आ जाएगा। यहाँ पे 4 निष्कर्ष दिए गए, कथन है। कथन हमारे पास क्या है, ये है कि I <m <f <d <s = j। तो यहाँ पे 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, कौन सा सही है। S m से छोटा है, S m से छोटा कहाँ है, S तो m से बड़ा है। अरे ऐसे लिखा हुआ है कहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो S तो m से बड़ा है, तो पहला तो गलत हो गया। F S के बराबर है,
एफ और एस बराबर हैं, कहाँ बराबर हैं, एफ और एस में तो ये कॉम्बिनेशन है, एस एफ के बराबर भी है, बड़ा भी हो सकता है, ये भी गलत है। आई जे से बड़ा है, आई जे से बड़ा कहाँ है, आई तो जे से छोटा है, ये भी गलत है। एम लेस देन डी, एम लेस देन डी, हाँ क्योंकि यहाँ भी लेस देन है, यहाँ भी लेस देन है, तो लेस देन इक्वल रहेगा, तो केवल चौथा सही है, यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे संयोजन दिया हुआ है, यहाँ पे पैटर्न बताना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, पहले काउंट कर लीजिए आप ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 हैं, 20 हैं, इसका मतलब है तो 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा या 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 3 का तो बनेगा नहीं, 4 का या 5 का। अगर मैं 4 का बना के देखूँ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अब देखिए कुछ ऐसा बन रहा है क्या, ए, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखिए, लास्ट में एक के बाद एक छोड़ के डी है, यहाँ पे भी एक छोड़ के डी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और डी के बाद फिर यहाँ पे हो रहा है, जैसे यहाँ पे वी है, वी डब्ल्यू एक्स डी ई एफ, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि पहले तो डायरेक्ट आ रहा है, देखे एम के बाद एक छोड़ के ओ आया, तो ए के बाद एक छोड़ के क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट फिर डी आ गया, सी के बाद फिर डायरेक्ट क्या आ गया, डी आ गया, फिर एक छोड़ के यहाँ पे एफ आ गया, ठीक है। मतलब हो क्या रहा है, पहले एक का गैप है, फिर सेम है, फिर एक का गैप है, ये कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है। अच्छा सी से शुरू है तो बी तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक छोड़ के सी आएगा, फिर डी है, ये ऐसे बने थे ना, एफ है। अब जी के बाद एक छोड़ के आई आ, फिर डायरेक्ट जे आ जाएगा, सी के बाद जे आएगा, अब एम के बाद एक छोड़ के ओ है, फिर डायरेक्ट पी है, फिर एक छोड़ के पी के बाद क्या आएगा, आर आ जाएगा, सी जे आर आएगा, सी जे आर एक ही ऑप्शन में था। देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए दिया हुआ है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। एक पंक्ति में निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लाइन है हमारे पास, उत्तर की ओर, ऊपर की ओर मतलब मान लेते हैं, मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। एन पी के बाएं से तीसरे पर है, एन पी है पी के बाएं से तीसरे पर, 1 2 3 तीसरे पर है। एम एन के बाएं से तीसरे पर है, एम क्या है, एन के बाएं से तीसरे पर, 1 2 3 यहाँ पे एम बैठा है। ओ एम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ओ एम के बाएं तीसरे में, 1 2 3 ओ यहाँ पे बैठा है। एम और पी के बीच में एन है, एम और पी इसके बीच में है एन, ठीक बीच में बोलना चाहिए था वैसे इसको एग्जैक्टली, ठीक बीच में ही है, 2 इधर बच गए 2 इधर, तो एन यहाँ पे बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, इनको टोटल को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं टोटल व्यक्ति। क्यू आर की माँ है, पी क्यू का पति है, एस आर का भाई है, तो पी का एस से क्या संबंध है, ये तो आसान है। क्यू आर की माँ है, क्यू क्या है, आर की माँ है, तो आर से ऊपर कर लेंगे, क्यू माँ है तो सीधी सी बात है यहाँ पे हम बना लेंगे ऐसे। पी क्यों का पति है, पी क्या है, इसका पति है, तो इसको हम ऐसे कर देंगे, पी पति है तो हम इस स्क्वायर बना लेंगे। कोई भी ट्राइंगल से ही बना सकता है, मतलब वो एक सिंबल याद रखिए, कोई भी आप ये वाला मेथड याद रख लीजिए। ये एस आर का भाई है, आर का भाई है एस, एस अब एस भाई है इतना कन्फर्म है, आर का भी नहीं पता है कि ये मेल है फीमेल है। पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से, पी एस का क्या है, पिता है, फादर। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला मान, ये तो सोल्व करना है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट भी सोल्व नहीं करने की जरूरत, क्योंकि ऑप्शन सारे दूर दूर हैं। ये 9 में से 5 गया 4,
49 में 4 के आसपास कुछ जुड़ेगा तो 55 के आसपास ही आएगा। यहाँ पे बताना है कौन सी इसमें ओड है, अलग है। अच्छा एक चीज़ आप नोट कीजिए, अंदर यहाँ पे भी क्या है, सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल, यहाँ पे भी सर्कल, यहाँ पे भी सर्कल, लेकिन इसमें अंदर क्या है, स्क्वायर है, तो यही अलग है, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। ये भी प्लस को माइनस से बदल गया और गुणा को भाग के आपस में बदल देंगे, तो कर लेंगे इसको। तो यहाँ गुणा की जगह क्या हो गया, भाग हो गया। 7 से 147 को भाग दिया, 21 आ गया। 163 को 3 से गुणा किया, ये आ गया। प्लस की जगह यहाँ माइनस हो गया, माइनस की जगह प्लस हो गया। 20 चले जाएंगे 489 में से, तो कितना आ जाएगा, 469। नव्या किशोरी की पुत्री है, विनीता किशोर की पत्नी है, अमन नव्या का भाई है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 2 कथन है, आपको यह तय करना है कि कथन में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। मतलब हमको ये बताना है कि केवल कि किशोर का सुजाता से जो संबंध है वो बताना है कि वो केवल पहले स्टेटमेंट से उत्तर मिल जाएगा या दूसरे से या दोनों से या किसी से भी नहीं मिलेगा। तो टियर 2 में ये थोड़े एडवांस लेवल का रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से करना है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, नव्या किशोर की पुत्री है। ये हमारे पास क्या है, नव्या किशोर की पुत्री है। ये हमारे पास है नव्या, ये हमारे पास पुत्री है। किसकी पुत्री है, ये हमारे पास किशोर की पुत्री। किशोर पता नहीं अभी मेल है फीमेल है, किशोर की पुत्री है। विनीता किशोर की पत्नी है, किशोर की पत्नी। अब हमें पता चल गया किशोर की पत्नी है, तो किशोर मेल है और इसकी पत्नी कौन है, विनीता। ठीक है, विनीता किशोर की पत्नी है। अब क्या इससे आप ये पता कर पाए, सुजाता तो इसमें आया ही नहीं, तो केवल एक से तो आंसर नहीं दिया जा सकता। सुजाता का तो इसमें जिक्र ही नहीं हुआ अभी तक। दूसरा बोल रहा है अमन नव्या का भाई है। अब दूसरे को मैं इसके साथ कंबाइंड कर लेता हूँ, अमन नव्या का भाई है, नव्या का भाई है अमन। ठीक है, सुजाता अमन की पुत्री है। सुजाता क्या है, अमन की पुत्री, अमन की पुत्री है सुजाता। ठीक है, अब बताओ क्या हम बता पा रहे हैं किशोर का सुजाता से संबंध, किशोर का सुजाता से बता रहे हैं। 2 पीढ़ियों पर जा रहा है, मतलब दादा है, तो दोनों को मिलाने से अंतर मिलेगा। यानी कि एक अकेला पर्याप्त है, नहीं एक नहीं है पर्याप्त, एक और दो दोनों एक साथ आवश्यक हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द युग्मों से 3 एक जैसे हैं तो आसान ही होता है। अवलोकन और देखना ही की बात होती है, ढोना और उठाना ही की बात होती है, यात्रा करना सैर करने के लिए, पास और दूर का तो कोई मतलब ही नहीं है, यही आ जाएगा। स्टेटमेंट है बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, बी सीट सेकंड राइट ऑफ एफ and both are facing the center, only 2 pupil between A and D from either side but A and D are facing the same direction। दूसरा स्टेटमेंट है C is facing the opposite direction of B sitting the second of C। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन था कि दोनों पर्याप्त हैं या एक पर्याप्त है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं बना के बता देता हूँ। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। ठीक है, यहाँ पे मान लो एफ है, एफ से एफ के राइट में, अब एफ का राइट इधर भी हो सकता है इधर भी, ये पता चलेगा एफ का राइट इधर भी हो सकता है इधर भी। पहले देखना पड़ेगा एफ किधर की ओर मुंह किया हुआ है। इसने बोला हुआ है कि सेंटर की ओर मुंह किया हुआ है, सेंटर की ओर मुंह किया हुआ है तो फिर इधर होगा राइट साइड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो बी है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, एक छोड़ गए दूसरे पे, यहाँ पे ये यहाँ पे बी बैठा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है ओनली 2 पीपल बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में 2 लोग हैं। अब ए और ई के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है, और दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, बोथ ए एंड ई आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, या तो दोनों का मुंह अंदर की ओर है बाहर की ओर है। अब ए और ई देखिए ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना, हमेशा आमने सामने ही होंगे। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए यहाँ पे हो जाएगा, ई यहाँ पे हो जाएगा, ए यहाँ पे भी हो सकता है ई यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन देखिए वो आगे पढ़ लेते हैं हम कैसे। इसने कहा है ना कि इमीडिएट नेबर ऑफ बी बोथ एंड वी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, यानी कि जो ए है वो बी का
इमीडिएट नेबर नहीं है तो ई यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये तो दिया हुआ है पहले में। अब इससे यहाँ पे एक दूसरा दिया हुआ है, सी इज फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी। सी क्या है, फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी। सी बी से अपोजिट डायरेक्शन में है। डी सिटिंग टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ सी। डी सी के सेकंड लेफ्ट में है, सी के सेकंड लेफ्ट में है डी, तो सी यहाँ पे हो जाएगा सेकंड लेफ्ट में, डी हो जाएगा, और डी के जस्ट डी हो जाएगा, डी सेकंड लेफ्ट ऑफ सी। सी इज फेसिंग अपोजिट ऑफ बी। सी अपोजिट बी के है, मतलब सी बाहर की ओर है तो बी यहाँ पे हो जाएगा अंदर की ओर। तो ये फिगर बन जाएगी, यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा शायद अधूरा है, एक सेकेंड रुकिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अधूरा था, यहाँ पे देखिए ये पर्सन वहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा था। ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हैं, ठीक है। उनमें से प्रत्येक का मुख या तो मेज के केंद्र की ओर है या बाहर की ओर है। डी की दिशा बतानी थी हमको, किसकी दिशा बतानी थी, डी की। अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बी एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और दोनों केंद्र की ओर है। बी और एफ तो केंद्र की ओर हमें पता चल गया, और एफ के बी जो है एफ के दाएं दूसरे, यहाँ पे मान लिया एफ है तो एफ के दाएं दूसरे पे कौन बैठा है, बी बैठा है, ठीक है। बी एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ए और ई के बीच में किसी भी छोर से केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। ए और ई के बीच में केवल दो हैं, और ए और ई दोनों समान दिशा में हैं, या तो अंदर की ओर मुंह कर रहे हैं बाहर की ओर कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना, ए और ई सामने होते हैं हमेशा एक दूसरे के, तो ए और ई के बीच में दो हैं। आगे क्या बोल रहा है, वैसे ए बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए यहाँ पे तो नहीं आएगा, मतलब ए यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे ई आ जाएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा, और मैंने जैसे बताया इसके ठीक सामने जाएगा ई, ए, ठीक है। क्योंकि देखा अब ए और ई यहाँ पे दोनों समान दिशा की ओर अभिमुख हैं, किसी भी छोर से केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। इधर से भी इनके बीच में दो बैठे हैं, इधर से भी इनके बीच में दो बैठे हैं। अब एक से तो डी की डायरेक्शन, यहाँ पे तो डी का जिक्र ही नहीं हुआ, तो केवल एक से तो आंसर वैसे भी नहीं दे सकते, इसको भी कंबाइन कर लो। सी बी की विपरीत दिशा में है, बी की विपरीत दिशा में है। डी सी के बाएं से दूसरे पर है, सी के बाएं से दूसरा, सी के बाएं से दूसरा है डी। सी बी की विपरीत दिशा में है। अगर सी यहाँ पे है, ठीक है, बी की विपरीत दिशा में है, मतलब अगर ये बाहर की ओर मुंह कर रहा है तो ये अंदर की ओर मुंह कर रहा है। डी सी के बाएं से दूसरे पर है, सी के बाएं से दूसरा, सी का बायां अंदर की ओर मुंह कर रहा है, तो यहाँ पे बाएं से दूसरा, इधर तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या है ना, ये बाहर की ओर कर रहा है मुंह या अंदर की ओर, क्योंकि तभी तो इसका बायां इधर आएगा। इधर तो हम बैठा ही नहीं सकते, यहाँ तो ये पहले से ही बैठा है, तो यहाँ जाएगा डी, यहाँ डी बैठा है। तो डी की डायरेक्शन तो अभी भी नहीं बता सकते। ये तो पता चल गया कि डी बैठा कहाँ है, ये तो हमें पता चल गया सब कहाँ कहाँ बैठे हैं, बट डी की डायरेक्शन नहीं बताई जा सकती। दोनों भी मिलकर पर्याप्त नहीं है उत्तर देने में। हो कि यहाँ पे वर्ड है, इसके दूसरे, चौथे, पाँचवें और छठे अक्षरों का उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। एक शब्द का प्रयोग एक बार किया था, नहीं, ठीक है। ओ के ई वाई, इन शब्द से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। अब देखिए ये ओ के वर्ड नहीं है, अगर कई बार आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इनसे ये वर्ड बनेगा केवल योग। योग होता है ना, वो एक जानवर होता है भैंसे की तरह का, तो एक बनेगा, लेकिन वो ओके नहीं बनेगा, वो योग बनेगा।
कई बार आप सोचोगे ओके बन जाएगा तो 2 हो जाएंगे, नहीं 2 नहीं होंगे। वो जो ओके है ना, जिसका मतलब होता है ठीक, उसकी स्पेलिंग ये होती है OKAY, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 1 बनेगा। चित्र ए एक निश्चित पैटर्न में बी से संबंधित है, ठीक है। जैसे ये इससे संबंधित है वैसे ही इससे संबंधित होगा। ये ऊपर की ओर मुँह गया इसका नीचे की ओर चला गया, तो इसका भी नीचे की ओर जाएगा। नीचे की ओर इसमें और इसमें तो है नहीं, 2 ऑप्शन होंगे। अब देखिए ये ट्राइंगल है, ये जस्ट अपोजिट यहाँ आ गए, पी भी कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसी ऑप्शन में था। एक निश्चित कूट भाषा में कार्ड को कितना लिखा है हमने, कार्ड को लिखा है 7359, ठीक है। सर को कितना लिखा है हमने 1256, पैक को 8497 है वहाँ पे। तो यहाँ पे डी के लिए कूट क्या है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, इसमें प्लेस वैल्यू से नहीं होता, इसमें कॉमन वैल्यू से होता है, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन है हर जगह। देखिए कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, आर कॉमन है, और इन नंबर्स में क्या कॉमन है 5, तो मतलब आर के लिए 5 आ रहा है, ठीक है। इसमें ऐसे ही देख लीजिए, इसमें क्या कॉमन है SERVPAC के, इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, ठीक है। इन दोनों में देख लीजिए क्या कॉमन है, एक तो ए कॉमन आ रहा है, इस पर ट्राइंगल बना लो, ठीक है। ए, सी भी कॉमन आ रहा है, ए कॉमन है, सी कॉमन है। नंबर्स क्या क्या कॉमन है, एक तो 7 है, ठीक है, और एक हमारा 9 है। तो इसका मतलब हो गया कि 7, 9 और आर था 5, 7, 9, 5 को छोड़ दो, इसमें से कौन बचा, 3 बचा, वो डी के लिए बचेगा। यहाँ पे बताना है सिंपल सा ओड कौन सा है, तो सीधे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 15 गुणा 9, 15 निम्मा 135, 13 निम्मा 117 होता है, 18 निम्मा 162, लेकिन 11 नाम 99 होते हैं, तो यही गलत है। बटर को हमने ऐसे लिखा है, थ्योरी को ऐसे लिखा है, तो लेटेंट को कैसे लिखेंगे, देखिए क्या किया हुआ है इसने, ये बटर है और ये हमारे पास, ये देखिए इनकी प्लेस वैल्यू, बी का 2 होता है, यू 21वें पर होता है, टी 20 पे, ये याद रखना चाहिए आपको। देखिए होगा रहा है, यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे 21 से 23, +2 +3, उसके बाद ये पैटर्न आएगा यहाँ पे +1 +2 +3 -1 -2 -3। तो जो लेटेंट है हमारे पास जो लेटेंट है, इसमें क्या होगा, +1 M आ जाएगा, +2 +3 UVW, MCW कहाँ है, MCW ये तो 2 ऑप्शन थे नहीं, तो कंफर्म था, या -1 तो D आ जाएगा, MCWD से शुरू होगा। ये भी प्लस को माइनस और गुणा और भाग को आपस में चेंज कर दिया, ये तो आसानी से आप कर ही लेंगे, 633 आएगा इसका आंसर। अच्छा इनको एक पैटर्न में लगाना है। अच्छा एक बार बताइए, यहाँ पे देखिए इसमें ऑप्शन से जाते हैं यहाँ पे, या फिर ऐसे ही कर लीजिए, शर्ट पीस है, धागा है, फैब्रिक, शर्ट, कपास। सबसे पहले तो कपास से ही शुरू करेंगे हम। कपास से क्या बनता है, कपास से बनते हैं धागे, ठीक है, धागे से बनता है फिर फैब्रिक, फैब्रिक से अब क्या बनेगा, शर्ट का पीस बनेगा पहले, और उसके बाद शर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। 5 2 3 1 4 7 व्यक्ति हैं, ABCDEF एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। डी के बाएं 3 है, डी के बाएं 3 है, डी और ए के बीच में 2 हैं, डी और ए के बीच में 2 हैं, बी सी के दाएं 5वें पर है, सी के दाएं 5वें पर है, 1 2 3 4 5, जी ई के ठीक दाएं हैं, जी क्या है, ई के ठीक दाएं हैं, लेकिन ए के बाएं किसी स्थान पर बैठा है, ए के बाएं पर बैठ, पंक्ति के दाएं सिरे पे कौन है, दाएं सिरे पे कौन आ रहा है, ए आ रहा है। ये फिर से पैटर्न वाला सवाल है। अच्छा कितने डिजिट हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है तो 3 का बनेगा 5 का बनेगा। अगर मैं 5 का बनाने की कोशिश करूँ, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 अगर मैं इस तरह से करूँ तो देखिए तो सिंपल ही पैटर्न दिख रहा था हमें, पी आर ए वाई जेड, पी आर ए वाई जेड, पी आर ए वाई जेड, तो क्या आ जाएगा ए जेड पी वाई, ए जेड पी वाई। भीड़ का मतलब होता है सघन है कोई एरिया, और ढलान है, ढलान का मतलब क्या हो जाएगा, ढलान तो ढाल से संबंधित है ना। ये इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हैं, देख लेना। यहाँ पे क्या आएगा, सीधी सी बात है, यही ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 18 4 गुना करके 2 जोड़ दिया, 4 गुना करके 2 जोड़ दिया, 4 गुना करके 2 जोड़ देंगे। अच्छा देखिए 4 गुना करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही हमें देखा ना कि 4778 है, इसमें जब यहाँ से 4 से गुना करेगा ना यूनिट डिजिट से हो जाएगा और +2 करना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 आएगा, उसमें 2 जुड़ेगा तो लास्ट में 4 ही आएगा आंसर के, एक ही ऑप्शन में था केवल 4, तो पूरा भी कैलकुलेट नहीं करना है। ये तो आसान है, ये तो क्यूब वाला बहुत आसान होता है, हमेशा याद रखिए। इसके अपोजिट में तो ये होता है, इसके अपोजिट में ये होता है, इसके अपोजिट में ये होता है, तो किसका पूछा, इसका, तो इसके अपोजिट में तो क्या होगा, ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे जो CHSL 2023 में जो टीयर 2 में रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए, तो सभी के सभी 30 क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।